प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है श्री राम एकेडमी में। इसके पहले की वीडियो हम लोगों ने पढ़ा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड बहता है या लिम्फ वेसल्स के थ्रू लिम्फ बहता है। मीन्स आप ये जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सर्कुलेट होता है मैटर, दैट इज द फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज मे बी ब्लड और मे बी लिम्फ। तो अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड सर्कुलेट होना है वो दो प्रकार के हैं, इसलिए हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो प्रकार के हो जाते हैं। जब सर्कुलेटरी सिस्टम से होकर के ब्लड का फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा? ब्लड फ्लो करेगा, तो उस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। और दूसरा क्या होगा? जब उसमें से लिम्फ नाम का फ्लूइड जो है सर्कुलेट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। मीन्स ह्यूमन बीइंग में, अब आप जान भी चुके हैं, पहले ही बताया हूँ, चर्चा किया हूँ, दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें से होकर के फ्लूइड सर्कुलेट होता है। क्योंकि फ्लूइड सर्कुलेट होता है इसीलिए इसका नाम ही क्या दिया गया बेटा? सर्कुलेटरी सिस्टम दिया गया। अब कौन सा फ्लूइड उससे सर्कुलेट हो रहा है? क्योंकि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में दो प्रकार के फ्लूइड जो है सर्कुलेट होते हैं, इन्हें ही हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। जिसमें लिम्फ फ्लो करेगा और जिसमें ब्लड सर्कुलेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, उसमें एक पंप की आवश्यकता होती है, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के आपको वेसल्स चाहिए होती हैं। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज होती हैं, और जब लिम्फ सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक नाम आता है ओनली लिम्फेटिक वेसल्स। क्या आएंगे वहाँ पर नाम? लिम्फेटिक वेसल्स, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की यहाँ पर हम लोग वार्ता कर रहे हैं। ठीक है। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो जिसमें एक पंपिंग सिस्टम होगा जिसका नाम है हार्ट। ठीक है। ऐसे ऑर्गन को जो कि हमारे ब्लड को ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट कराता है फोर्सफुली, उस पंपिंग सिस्टम का नाम हार्ट है। और ये हमारी बॉडी में जो हार्ट पाया जाता है इसमें 4 चैम्बर होता है। ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि ब्लड वेसल्स से ही होकर के ब्लड बहेगा। तो ये जो ब्लड वेसल्स की जब हम बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होती हैं। अब वेसल्स जो हैं सर्कुलेटरी वेसल्स आपने देखा, एक क्या हो गया? ब्लड सर्कुलेटरी वेसल्स, और दूसरा क्या हो गया? लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है ना। ब्लड वेसल्स जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है। इनके बारे में पढ़ना है। ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स कैरिंग न्यूट्रिएंट्स, वेस्टेज, ऑक्सीजन। अब हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी है आप पहले ही समझ चुके हैं कि कोई मैटर होता है, कहीं पर प्रोड्यूस होता है, कहीं पर एब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ से उसको पूरी शरीर में और दूसरी जगहों पर जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर पहुँचाना होता है। तो उसका एक साइट होता है जहाँ पर वो यूज होगा, या फिर दूसरी चीज़ क्या होगी, या तो उसको बाहर बॉडी से निकाला जाएगा। तो ऐसे प्लेस तक पहुँचाना होता है जहाँ पर इस प्रकार के सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं। जैसे अब एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है तो उसको एक्सक्रीट करने के लिए किडनी तक पहुँचाना होगा या लिवर तक पहुँचाना होगा। ठीक है। तो इस तरह से उसकी साइड पे जहाँ पे उसका यूज होना है या निकालना है वहाँ पर वो पहुँचाया जाएगा। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की जब हम बात कर रहे थे, अब इसको डिटेल में लेते हैं। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? एज ब्लड फ्लोज थ्रू ए सर्कुलेटरी सिस्टम इट मूव्स थ्रू 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। मीन्स दिस इज द पाइप। अगर हम इसको सिंपल सी भाषा में कहें तो
सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि ये क्या है, पाइप्स हैं, ठीक है ना। इन्हीं पाइप से होकर के बहती हैं, जो कि विभिन्न साइज की हैं, बड़ी भी हैं, छोटी भी हैं, ठीक है। मीन्स मोटी हैं, पतली हैं, लंबी हैं, कुछ बहुत सी छोटी शार्ट भी होती हैं, पतली भी होती हैं। तो इनसे किस प्रकार का ब्लड बहता है और ये क्या कार्य करते हैं, उसके आधार पर इनको मेजरली हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। इन तीनों का पहले नाम आप ध्यान कर लें। एक आर्टरीज है, दूसरा वेन है, तीसरा कैपिलरीज है। इन सब को डिफाइन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं कि जो पंपिंग सिस्टम होता है हार्ट, ठीक है ना, हार्ट से यदि ब्लड ले जाया जाए, हार्ट से ब्लड ले जाया जा रहा है बॉडी को किसी अन्य पार्ट में, उसको हम बोलेंगे आर्टरी। उसको क्या बोलेंगे, जो ले जा रहा है उसको हम बोलेंगे आर्टरी, ठीक है ना। हार्ट से ले जाएगा मीन्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, ठीक है ना। और जब यही कार्य बॉडी से हार्ट को ले आया जाएगा, हार्ट को ले आया जाएगा, हार्ट की तरफ लाएगा, जो वेसल्स उसको हम क्या नाम देंगे, वेन्स नाम देंगे। मीन्स जब बॉडी से हार्ट को जा रहा है ब्लड उसको बोलते हैं वेन्स, और जब हार्ट से अन्य पार्ट्स ऑफ बॉडी को मूव करेगा ब्लड तो उसको हम लोग बोलेंगे आर्टरीज, ठीक है। कैपिलरीज क्या होती हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है ना। ये क्या कार्य करती हैं, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा, और साथ में जो ये मैटर लेके आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिस कार्य के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का डेवलप किया गया है, वो मेजर फंक्शन भी कैपिलरी साइड पर ही होता है। जो कैपिलरी की वाल होगी, इससे होकर के मैटर का आवागमन बाहर और भीतर होगा, ठीक है। मीन्स जो ट्रांसपोर्टेशन होता है एक्चुअली वो ट्रांसफर किस साइड पर होता है, कैपिलरी की साइड पर होता है, बाय डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ठीक है ना। ऑस्मोसिस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मैटर का आवागमन होता है। कहाँ पर होगा, ये कैपिलरीज में होगा। वेन्स और आर्टरीज सिर्फ उसको फ्लो करके कैपिलरीज तक ले आती हैं, क्योंकि प्रत्येक कैपिलरीज जो होती हैं प्रत्येक सेल्स के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है। आगे आइए इनका डिटेल देखते हैं ये कैसे बने होते हैं। तो आर्टरीज की डेफिनेशन में ही बताया, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो हार्ट से दूर ले जाए, हार्ट से दूर ले जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वो ब्लड को हार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के ले जा रहा है। तो टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम जो आपकी बॉडी में अन्य बने होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब इनकी जो विशेषता होती है बता रहा, वॉल्स आर थिक, इनकी वॉल क्या होती है, बहुत ही थिक होती है और इलास्टिक होती है। तो ये क्यों, क्योंकि वॉल्स जो होती हैं अगर पतली होंगी तो क्योंकि यहाँ से पंप कर रहा है हार्ट ब्लड को, ब्लड पंप होने के कारण इसमें फोर्स होता है, मूव करती हैं बहुत तेजी से, जिसके कारण जिस पाइप से होकर के बह रही हैं उस पाइप की वॉल पर क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे। इसी प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कारण अगर ये वाल पतली होगी और मजबूत नहीं होगी तो क्या होगी, ब्रस्ट हो जाएगी, क्योंकि आगे चल करके यदि वाला पतली हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जब हार्ट के पास होती है वो दीवारें बहुत ही मोटी और बहुत मजबूत होती हैं। जैसे जैसे हार्ट से ब्लड को ये लेकर के दूर के हिस्से में जाती हैं तो वहाँ पर ये दीवार थोड़ी पतली भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का प्रेशर जो है धीरे धीरे घटता जाता है जैसे जैसे ब्लड आगे बढ़ता है पाइप में, ठीक है। तो आर्टरी की वॉल मोटी होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ब्लड सीधे पंप किया जाता है आर्टरी में, ठीक है। और जो रिटर्न वापस ब्लड लेके आने वाली है उसमें ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें वेग से, फोर्स के साथ, प्रेशर के साथ ब्लड मूव नहीं करता है, इसलिए वेन्स क्या होती हैं, पतली वाल वाली होती हैं, ठीक है। ब्लड पंप आउट ऑफ हार्ट इज अंडर ग्रेट प्रेशर, बहुत ही ज्यादा प्रेशर के साथ होता है। सो वॉल्स हैव टू स्ट्रेच, तो वाल का क्या होगा, जब उस पर प्रेशर डाला जाएगा तो इस प्रेशर के कारण ये क्या होगा, फैलेगी बाहर की तरफ, ठीक है।
और अगर ये फैलेगी नहीं तो क्या होगी, ये दीवार ब्रेक हो सकती है, और अगर स्ट्रेस कर गई तो दीवार का ब्रेक होना प्रेशर के कारण नहीं संभव होगा। इसीलिए इसमें इलास्टिक टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि इसको फैलने देते हैं। और बाहर की तरफ बहुत ही मजबूत वाल पाई जाती है कोलेजन की। देखिए यहाँ फिगर में सबसे बाहर की तरफ ये वाल जो है आपकी, ठीक है, ये वाल किसकी बनी हुई है, कोलेजन की बनी हुई है बेटा। तो कोलेजन एक ऐसा फाइबर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है और ये बहुत फैलता नहीं है, बहुत ही मामूली इसमें इलास्टिसिटी होती है, जिसके कारण इसमें फर्मनेस आ जाती है। मीन्स एक निश्चित दूरी तक, जितनी दूर तक ये इलास्टिन फैलेगा फैल जाएगा, उसके बाद ये इसको रोकेगा, क्योंकि इसकी एक सीमित दायरा है कि उससे ज़्यादा ये नहीं फैल सकता है, ठीक है। इसलिए ये लिमिट लगाता है। और इलास्टिन जो कि इसमें बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है। और इसमें मसल्स भी हैं, देखिए मिडिल लेयर और ये अंदर की लेयर हो गई, सबसे अंदर की लेयर जो है ये वाली लेयर आप देख रहे हैं, ठीक है। ये अंदर वाली लेयर का नाम क्या है, इंडोथेलियम। क्या नाम है इसका, इंडोथेलियम लेयर, जो कि सबसे इनर लेयर होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ल्यूमेन है, जो खाली जगह है जिससे होकर के ब्लड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इनर वॉल है ये सिंगल लेयर की सेल ऐसे बनी होती है। इसके जस्ट नीचे मस्कुलर वॉल होती है जो कई सेल की लेयर होती है, ठीक है। इसमें विशेष रूप से स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं जिनके कॉन्ट्रैक्शन से वॉल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट भी हो सकती है, ठीक है। एंड इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर क्या है, जब ब्लड का प्रेशर इस वॉल पर पड़ता है तो उस समय क्या होता है, इलास्टिक फाइबर जो हैं फैल जाते हैं, खिंच जाते हैं, बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं। और जो कोलेजन फाइबर है इसको बहुत ज़्यादा बाहर जाने से रोकता है, जिससे कि इलास्टिक पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। इलास्टिसिटी, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा अगर फैल गया तो इलास्टिक जो होती है ख़राब हो जाती है, रबड़ जो है ख़राब भी हो सकती है। इसी तरह से ये इलास्टिक कैपेबिलिटी जो इस वाल की है, मिडिल लेयर की है, ये समाप्त हो सकती है। इसको बचाने का काम कौन करता है, कोलेजन फाइबर कर लेता है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें डिफरेंस भी टीएस में अभी आगे डिटेल मिलेगा आर्टरी का। यहाँ पर देखिए ल्यूमेन, एक चीज़ का बहुत माइन्यूटली ध्यान दीजिए। तो ये क्या है, जो ये कैविटी है अंदर की जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, ये ल्यूमेन क्या है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर जो ल्यूमेन है काफ़ी छोटा है, ठीक है ना, जिससे कि ब्लड इससे होकर के बहुत दूर तक प्रेशर के कारण जाए, ठीक है। तो कोलेजन सबसे बाहर की तरफ देखिए दोनों में मिलता है। उसके बाद इनवॉल्यूंटरी मसल्स, या जिसको हम कह सकते हैं क्या है, स्मूथ मसल। इनवॉल्यूंटरी मसल्स को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, स्मूथ मसल भी नाम देते हैं, पाई जाती हैं। और इनके साथ इलास्टिक फाइबर भी पाया जाता है, ठीक है, जो कि इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। इंडोथेलियम जो कि अंदर की लेयर है, ठीक है, सबसे अंदर की लेयर है, ठीक, और उसके अंदर ल्यूमेन आप देख रहे हैं। और जो आपकी आर्टरीज होती हैं आगे चल करके और छोटी और पतली शाखाओं में डिवाइड हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं आर्टेरियोल्स, एंड इवेंचुअली कैपिलरीज में ये बदल जाती हैं, ठीक है। तो कैपिलरीज में बदलने से पहले ये क्या है, आर्टेरियोल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आर्टरी आ रही है ब्लड को लेकर के, ठीक है। और फिर ये क्या की, यहाँ पर एक छोटी सी शाखा बना दी जो किसी आर्गन या टिश्यू में इंटर कर जाएगी, ठीक है। और फिर ये आर्टेरियोल्स क्या करेगा, उस आर्गन या टिश्यू को क्या करेगा, ब्लड के द्वारा सभी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैपिलरी बेड, जो कि कैपिलरी की बनी हुई क्या है, एक जाल संरचना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये आर्टरी जो है काफ़ी पतली पतली शाखाओं में डिवाइड होती चली जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कैपिलरी नाम देते हैं। और कैपिलरी के द्वारा ये एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं, इसको हम कैपिलरी बेड बोलते हैं, ठीक है। और ये बाद में फिर क्या होते हैं, अंत में एक और पतली शाखा, जब यहाँ से मैटर समाप्त हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, इन सब चीज़ों की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन जब कम हो गया तो ये आगे और पतली शाखाएं आगे आकर के एक बड़ी शाखा में जुड़ जाती है, मोटी शाखा से जुड़ती है, जिसको हम बोलते हैं वेन्यूल्स। और फिर वेन्यूल्स फाइनली वेन्स में ओपन होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि असल एक साइड में अगर आप आर्टरी का आर्टेरियोल है, दूसरी साइड में वेन का वेन्यूल्स है,
इस वेन्यूल और आर्टेरियोल्स को जोड़ने का काम कौन कर रही हैं? कैपिलरीज कर रही हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़, ये जो कैपिलरी की जाल देख रहे हैं यहाँ बीच बीच में खाली स्पेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है बेटा, विभिन्न प्रकार के सेल्स, जो आर्गन्स है, जो सिस्टम्स है वहाँ पर जो पाए जा रहे हैं उनकी सेल्स पाई जाएंगी। मान लीजिए किडनी है तो किडनी की सेल यहाँ पर मिल रही है, या फिर लीवर सेल है तो यहाँ लीवर आर्गन है तो यहाँ पर क्या है, लीवर की सेल्स मिल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, इन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा मैटर यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और जो यहाँ पर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या यहाँ से कुछ चीज़ें निकलनी है, हार्मोन्स वगैरह है, फेरोमोन्स है, ये सब क्या होते हैं, इस कैपिलरीज में इंटर कर जाते हैं, और इंटर करने के बाद फिर वेन्स के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह पर फिर पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक। अब कई बार आपको सुनने में आता है कि भाई क्या हुआ कि इनकी जो ब्लड की कैपिलरी है, कैपिलरी नहीं आप कह सकते हैं आर्टरी ही सीधे, या आर्टेरियोल्स, ठीक है ना। आर्टरी या आर्टेरियोल्स में क्या हो रहा है, ब्लड का क्लाट जम जाता है अंदर ही अंदर, और कई बार क्या होता है, फैट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेक, फैट प्लेक, ठीक है। अब ये येलो कलर का जो आप देख रहे हैं क्या है, फैट प्लेक है, और जहाँ पर फैट का जमा हो जाता है जिस नली में, ठीक है, जिस आर्टरी में, वहाँ पर ब्लड के क्लाट्स भी बन जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आपका एक विशेष कंपोनेंट जो कि ब्लड के क्लम्पिंग के लिए जिम्मेदार है, उसको आप सभी लोग जानते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लम्प कर जाते हैं और जम जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ल्यूमेन जो है अब क्या हो गया, घट गया। अब ल्यूमेन, पहले देखिए यहाँ पर जब जमाव नहीं हुआ था इतना स्पेस है, और अब कितना हो गया इसके जमने के बाद, फैट्स के जमने के बाद, और जब यहाँ पर बीच में क्या जमा हो गया, ब्लड क्लाट भी जमा हो गया, तो ये स्पेस और भी घट जाता है, तो जिसके कारण ब्लड बहुत फ्रीली मूव नहीं कर पाता है, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना पड़ता है जिससे कि ब्लड फ्लो हो, और फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण आगे चल करके ये क्लाट अगर और बढ़ता है और यहाँ पर फैट का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये नली ही क्या होती है, बंद हो जाती है। और जब ये नली बंद हो जाएगी तो ये जब केस हार्ट के केस में होता है, हार्ट की नलियाँ इस तरह से बंद हो जाती हैं, तो हार्ट को सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई जो है, न्यूट्रिएंट की सप्लाई बंद हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हार्ट काम करना बंद कर देता है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल आर्टरी है और ये डिजीज आर्टरी है, ठीक है। और जब ये कंडीशन हार्ट की आर्टरी में होता है तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। कंपेरिजन ऑफ टू आर्टरीज, हेल्दी आर्टरीज और आर्टरी विद अर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये एक डिजीज है जिसमें प्लेक, फैट्स का जम जाता है और ब्लड क्लॉट्स भी बन जाते हैं, उस बीमारी को क्या बोलते हैं, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्पेस जो है, ल्यूमेन काफ़ी घट गया, और जब यहाँ पर धीरे धीरे ब्लड भी जमा हो जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाती है, और जब ब्लॉक हो जाएगी नली, तो इससे होकर के ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो जिस रीजन को ये ब्लड सप्लाई दे रहा होगा हार्ट में, तो वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, तो वहाँ की सेल्स डेड हो जाती हैं, जिसके कारण हार्ट का फंक्शन क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, और हार्ट अटैक से आदमी की जान चली जाती है। अगला पार्ट है वेन्स, रिटर्न ब्लड टू हार्ट। इसकी डेफिनेशन का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, रिटर्न ब्लड टू हार्ट। कहाँ से रिटर्न होगा हार्ट को, ब्लड बॉडी टिश्यूज, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी के, उनसे होकर के रिटर्न होकर के हार्ट में आएगा। स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स, ठीक है। जैसा कि वहाँ पर क्या था, आर्टेरियोल्स नाम दिया गया था, तो जो वेन्स स्मॉलर होती हैं उनको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। वॉल्स आर थिन, वहाँ पर वॉल्स क्या थी, थिक थी, ठीक है। और यहाँ वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक थी, क्योंकि उसमें इलास्टिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन यहाँ पर ये स्लाइटली इलास्टिक होती हैं, बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती हैं, क्योंकि जो इलास्टिन प्रोटीन की कवर है इसमें काफ़ी पतली होती है, ठीक है। देखिए आउटर लेयर, आर्टरी और वेन दोनों की तुलना की जा रही है, फिर इसके बाद मस्कुलर लेयर है, ठीक है। इलास्टिक लेयर अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी मोटी है, इसमें इलास्टिक लेयर मिलती ही नहीं है, अगर कुछ इलास्टिन मिलता भी है तो इसी मसल लेयर के साथ ऐड हो जाता है, ठीक है। इसी में कुछ इलास्टिन प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, किसके साथ, मसल लेयर के साथ, ठीक।
और वाल्व, यहाँ सबसे खास बात इसकी पहचान है कि इसमें वाल्व पाई जाती हैं। वेन में क्या मिलता है? वाल्व मिलता है, ठीक है ना। और इनर लेयर दोनों में होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इनर लेयर को क्या बोलते हैं? इंडोमेट्रियम बोलते हैं बेटा, ठीक। द इम्पोर्टेंस ऑफ वाल्व। अब भाई वेन में वाल्व क्यों पाया जा रहा है? किसी कारणवश पाया जा रहा होगा। और आर्टरी में नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि आर्टरी में अगर वाल्व होगा तो एक तरह से बाधा पहुंचाएगा, क्योंकि हार्ट से ब्लड बहुत तेजी से पंप किया जाता है, जिसके कारण वो बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है, जिससे कि समय पर तेजी से जल्दी सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सके। इसलिए वहां पर बाधा ना पहुंचे, इसलिए उसमें वाल्व जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। और वेन्स हैव वाल्व्स दैट अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड फ्लो होता है वेन्स में, यहाँ पर हार्ट के द्वारा पंप नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड का फ्लो बहुत धीमा होता है, जिसके कारण आगे ब्लड बढ़ता रहे, पीछे की तरफ ना जाए। उसके लिए यहाँ पर वाल्व लगे होते हैं, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को तो मूव होने देते हैं, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को रोक देते हैं, ठीक है ना। तो अलाउ ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन बैक टू द हार्ट, हार्ट की तरफ जाने के लिए क्या करते हैं? मूव करने देते हैं, बाकी दूसरे डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, ठीक है। ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट इज नॉट अंडर एज मच प्रेशर। क्यों? वाई का जवाब है कि हमें वाल्व की जरूरत क्यों होती है? ब्लड रिटर्निंग टू हार्ट इज नॉट अंडर एज मच प्रेशर, जैसा कि आप देखते हैं किसमें होता है? आर्टरी में होता है, यहाँ पर प्रेशर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व की ज़रूरत है। एंड इज समटाइम्स ट्रैवलिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, और कई बार ग्रेविटी के अगेंस्ट इनका क्या होता है? फ्लो होता है। मीन्स जो हार्ट पाया जाता है आपके चेस्ट कैविटी में, तो उसके नीचे के हिस्से में जब आप देखेंगे मूवमेंट होगा ब्लड का, तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट होगा ही। ये सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क नहीं कर रहा है, फ्लो सीधे सीधे हो रहा है, ग्रेविटी के फ्लो के कारण आसानी से आ सकता है ऊपरी हिस्से से नीचे के हिस्से में, ठीक है। नीड्स अ वे टू प्रिवेंट बैक फ्लो, इन कारणों से हमको एक बैक फ्लो को रोकने के लिए ज़रूरत है उपकरण की। तो वो उपकरण हमारा क्या हो गया? वाल्व्स हो गया। अब ये कैसे काम करता है? यहाँ देखिए, ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि जब इधर से ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ से ब्लड फ्लो करके इधर आता है, तो इस वाल्व पर इस तरह से प्रेशर डालता है, जो क्या होता है? ओपन हो जाता है और ब्लड आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से ब्लड कम होता है, ऊपरी हिस्से में ब्लड बढ़ जाता है, तो यहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण अब इस ब्लड प्रेशर का क्या होता है? ये प्रेशर जो है क्रिएट होता है वाल्व पर, और वाल्व फिर इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। यहाँ से समझिए। अब ये जो ब्लड का प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है, इधर जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, इसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और धीरे धीरे अपनी पोजीशन चेंज करेगा, और फिर ऐसे मूव करते हुए फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक दूसरे से जैसे दो गेट आकर के चिपक जाते हैं, और फिर आना जाना बंद हो जाता है। उसी तरह से ये गेट चिपक जाता है, ये वाल्व भी बंद हो जाते हैं, तो ना तो ब्लड इधर से इधर जाएगा और ना ही इधर, जब तक कि यहाँ का प्रेशर फिर से नॉर्मलाइज नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर भरा हुआ ब्लड फिर आगे के हिस्से में ना भेज दिया जाए। जब यहाँ पर ब्लड प्रेशर घट जाएगा, इधर का ब्लड प्रेशर तब तक भर जाएगा, ब्लड भरने से इधर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर ये क्या होगा? ऊपर की तरफ ब्लड का प्रेशर पड़ेगा, फिर ये ओपन हो जाएगा, ब्लड इस हिस्से में आ जाएगा। इस तरह से कंटिन्यूअस वाल्व के कारण ब्लड जो है एक डायरेक्शन में मूव करता रहता है। और इस मूवमेंट में स्केलेटल मसल्स, जो कि इस वेन्स के आसपास पाई जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, ये स्केलेटल सिस्टम हर सिस्टम में पाई जाती हैं। और जब स्केलेटल सिस्टम के आसपास होती हैं, क्योंकि स्केलेटल मसल्स बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत तेज़ी से कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं, तो इनके कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण इनको मदद मिलती है कि एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये मूव कर जाएं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर पहले ब्लड भरा, तब ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट स्थिति में था। मीन्स कुछ जैसे मसल्स यहाँ पर देखिए, स्केलेटल क्या है? रिलैक्स्ड कंडीशन में है। जब रिलैक्स्ड कंडीशन में है तो यहाँ पर स्पेस क्या है? ज़्यादा है, और नीचे वाली वाल्व यहाँ पर प्रेशर के कारण, ब्लड के प्रेशर के कारण ये वाल्व खुला होगा और यहाँ पर ये भरेगा, ठीक है। और जैसे जैसे यहाँ पर ये वाल्व भरेगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो नीचे की वाल्व बंद हो जाएगी, क्योंकि मसल्स अब क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी। जब कॉन्ट्रैक्ट होगी
ठीक है। तो मसल्स इस तरह से फैलती हैं और इस फैलाव के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर दबाव पड़ रहा है और इस प्रेशर को ज़्यादा बिल्डअप करने जो भी सिर्फ ब्लड के कारण जो है ब्लड प्रेशर के कारण ही बंद हो रहा था, अब क्या हो रहा है एक्स्ट्रा ये प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये वाल्व तो बंद रहता है लेकिन ऊपर वाला वाल्व क्या होता है, ओपन हो जाता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो फोर्स का है यहाँ से पड़ रहा है तो ये ओपन हो जाता है और मैक्सिमम जो ब्लड यहाँ पर कलेक्टेड था वो यहाँ से इन मसल्स के एक्शन के कारण ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। और जहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन नहीं बनता है तो वहाँ पर कुछ अमाउंट हर बार के मूवमेंट के बाद यहाँ पे कुछ ब्लड शेष रहेगा। ठीक है। वेरिकोस वेन्स एक प्रकार की डिजीज है जिसमें इलास्टिसिटी जो है इसकी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वेन्स की बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं होती है। तो नीले कलर की कुछ उभार इस तरह से आपको आपके हाथों में पैरों में दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है ना, ये ठीक। तो नॉर्मल वेन की स्थिति आप देखिए होता है जब इसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, इसकी आपकी जो वाल्व हैं, वाल्व की अगर इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है तब क्या होता है, ये एक निश्चित डायरेक्शन जो इसको मूव करके आना है अब ये मूव करके नहीं आता है। तो क्या होता है, ये ओपन ही रहता है, कुछ न कुछ ओपन रह जाएगा। तो जिसके कारण क्या होगा, जब ब्लड ऊपर जाना है तो क्या होगा, नीचे की तरफ भी इसका मूवमेंट होगा, कुछ अमाउंट ऊपर जाएगा कुछ नीचे रह जाएगा। तो जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है ब्लड के सप्लाई की, ये क्या होती है, बाधित हो जाती है, कम हो जाती है। इस डिजीज को वेरिकोस वेन्स के नाम से जाना जाता है। कैपिलरीज क्या होती हैं, कैपिलरीज बेटा माइक्रोस्कोपिक हैं क्योंकि ये सेल्स के अंदर जाती हैं और सेल ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। और ये कैपिलरीज जो हैं बनती हैं किसके द्वारा, वेन्स के द्वारा और कह सकते हैं आपका आर्टरी के द्वारा। मेनली पहले आर्टरी से ब्लड चल रहा है, इसलिए हम क्या मानेंगे कि ये आर्टरी के द्वारा क्रिएट की जा रही हैं, छोटी शाखाओं में डिवाइड हुई जिसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरियोल बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए वेन से क्या हुई, आर्टरियोल बनी। ठीक है, फिर इससे और छोटी छोटी आर्टरियोल्स बनी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी आर्टरियोल कह लीजिए। ठीक है ना, और फिर यहाँ से छोटी सी छोटी शाखाओं में होते हुए फिर क्या हुई, पूरे टिश्यू में फैल जाते हैं एज अ कैपिलरी, जैसा कि इसके पहले वाले फिगर में दिखाया गया। और यहाँ पर भी क्या होंगे, ढेर सारी सेल्स होंगी जो इनके बीच में पड़ी होंगी और इनको जो भी न्यूट्रिएंट्स या जो भी कुछ रिटर्न देना है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वगैरह है या फिर अन्य कोई केमिकल्स जो कि मैसेज का काम करेगा एक जगह दूसरी जगह पर पहुंचाना है, ये सब इस ब्लड में इंटर कर जाएगा और जो कुछ इनको लेना है ब्लड से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, किसके द्वारा होगी ये घटना, ऑस्मोसिस के द्वारा होगी और किसके द्वारा होगी, डिफ्यूजन के द्वारा होगी। और तीसरी घटना क्या होगी बेटा, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसी ज़रूरत है उस तरह का वर्क मौके पर चलेगा। ठीक है, और यहाँ से फिर ब्लड आगे बढ़ता है और फिर वेन्यूल्स के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर वेन्यूल से आगे ये वेन से होते हुए फिर कहाँ चला जाता है, हार्ट को चला जाता है। ठीक है, फ्रॉम हार्ट से स्टार्ट हुआ वेन्स के द्वारा आर्टरी के द्वारा और आर्टरी से होकर के टिश्यूज के डिस्ट्रीब्यूट करते हुए फिर वेन्स के द्वारा वेन्यूल से वेन के द्वारा कलेक्ट करते हुए फिर फाइनली हार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। कैपिलरी वॉल्स आर सिंगल सेल थिक। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये क्या होती है, सिंगल सेल, क्योंकि अभी तक आपने वेन और आर्टरी पढ़ा, उसमें कई लेयर थी, बाहर की लेयर थी, फिर मस्कुलर लेयर थी और आर्टरी में तो एक अतिरिक्त लेयर आपको मिलती है। ठीक है, और कोलाजन लेयर भी है, एंडोडर्मिस लेयर है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है, सिर्फ एंडोडर्मिस लेयर ही बचती है बेटा, बाकी और सभी लेयर्स खत्म हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि डिफ्यूजन होना है और डिफ्यूजन उतना ही ज़्यादा मेहनत का काम होगा, उतना ही धीमी स्पीड से होगा जितनी मोटी वाल से होकर के उसको गुजरना है। इसलिए क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूजन होना है, मैटर को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, इसलिए काफ़ी पतली हो जाती हैं। रेड ब्लड सेल्स पास थ्रू कैपिलरीज इन सिंगल फाइल, इतनी पतली होती हैं कि वो अगल बगल होकर के नहीं जा सकती हैं, बल्कि एक ये ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं आरबीसी, अब इसके आगे दूसरी तीसरी ऐसे आगे की तरफ पीछे की तरफ होगी, मीन्स एक लड़ी के रूप में इस तरह से मूव करेगी। ठीक है, और
आर्टरीज में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, ये इधर भी होंगी, अगल बगल भी होंगी, कई लेयर में ये मूव कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन कैपिलरी में क्या होगी, सिर्फ सिंगल लेयर के रूप में ही ये मूव कर सकती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स जो कि सबसे छोटी सेल्स है, ठीक है। ये देखिए आप सबसे बाहर की तरफ एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, जिसको एंडोडर्मिस बोल रहे हैं, इसके लिए न्यूक्लियस इसका दिखाया गया है। अब ये लेयर्स बना रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं, और यहाँ पर देखिए इन्हीं एंडोथेलियल सेल्स जो यहाँ पर हैं, ये आगे इन्हीं का क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक्सटेंड कर रहा है दोनों का, और आपस में फिर यहाँ आकर के फ्यूज भी हो रहे हैं। लेकिन इनके बीच बीच में जो फेनेस्ट्रेटेड स्ट्रक्चर मीन्स जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर पोर्स बन रहे हैं, इससे होकर के मैटर का आवागमन, लिक्विड का आवागमन होता है। फेनेस्ट्रेशन जो है कह सकते हैं एक तरह से खिड़की प्रोवाइड करना, मीन्स अगर ये दीवार बना रही है, इस दीवार में खिड़कियां हैं जिससे होकर के मैटर का आवागमन हो जाता है, ठीक है। और ये टाइट जंक्शन जो आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं, दो सेल्स आपस में क्लोजली बहुत टाइटली पैक हों, क्योंकि इसमें लिक्विड बह रहा है, इसके बाहर भी लिक्विड है। अगर ये टाइटली पैक नहीं होंगी सेल, तो ये सेल क्या होंगी, बह जाएंगी उस लिक्विड के ऊपर, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही टाइट जंक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं। इंट्रासेलुलर क्लेफ्ट भी जो है, ये भी एक प्रकार का जंक्शन है जो दो सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा इन द ल्यूमेन, अब ये आपका ल्यूमेन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आपका आरबीसी भी बह रहा है, इसी में आपका डब्ल्यूबीसी भी बहेगा, इसी में आपका अन्य कंपोनेंट्स भी जो कि डिजॉल्व फॉर्म में है, प्लाज्मा में झूला हुआ, वो भी बह रहा है, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूबीसी की खास बात क्या होती है, ये अपना शेप चेंज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसी छिद्र से क्या होते हैं, ये बाहर भी निकल जाते हैं। ये सब सिंगल मूव कर सकते हैं, डबल ट्रिपल नहीं, एक साथ ज़्यादा आरबीसी नहीं मूव कर सकते, अगल बगल नहीं होकर के, बल्कि आगे पीछे ही होकर के यहाँ मूव करती हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। डिफ्यूजन हैपेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सो इस कारण क्या होता है, डिफ्यूजन जिससे आसानी से हो सके, ये सिंगल लेयर की होती है, बहुत पतली होती हैं, और सिंगल लेयर को बांधने के लिए इनके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है ग्लूइंग मैटर की, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। ये यहाँ पर जो आप ये डार्क कलर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ठीक है। ये जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, जो इनको बांध करके रखने का काम भी करती है। गैस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज एक्सचेंज हैपेंस एट द कैपिलरी लेवल। तो जितना भी एक्सचेंज होता है, चाहे वो गैस का हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स का हो, चाहे वेस्टेज का हो, या अन्य कोई केमिकल्स, जिसको हम क्या कहेंगे, रेगुलेटरी केमिकल्स, ठीक है ना, रेगुलेटरी केमिकल्स हैं, उन सब चीज़ों का एक्सचेंज यहीं से होगा, कैपिलरी से ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपकी कैपिलरी की एक सिंगल लेयर बाहर की तरफ, ठीक है, और एक इधर से हो गई, क्योंकि ये कट करके दिखाया जा रहा है इसलिए आप देख रहे हैं, ठीक है। अब ये लेयर है, सिंगल सेल की बनी हुई लेयर्स है जो कि पाइप की तरह है, और फिर इसमें से एक लेयर देखिए आप सेल मूव कर रही है, इसमें दूसरी सेल के लिए जगह बची नहीं रही आरबीसी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है, इस टिश्यू फ्लूइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो टिश्यू सेल्स हैं, जो टिश्यू जिनको मैटर चाहिए होगा, वो सारी सेल्स हैं, टिश्यू के सेल्स हैं, ठीक है। अब ये कैपिलरी हो गई, और इधर भी क्या होगी, इसी तरह से सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है। ये सेल्स आपस में इसी तरह से जुड़ी होंगी, पाई जाएंगी। तो टिश्यू सेल्स हैं, इनके बीच में कैपिलरी इंटर कर गई है, तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन है ये अंदर चली आएगी। ऐसे इधर भी घटना होगी, हर तरफ क्या है, CO2 रिलीज हो रही है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, पर यहाँ पे O2 होगा, और यहाँ से क्या होगा, O2 लिया जाएगा, नहीं, O2 यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, यहाँ से CO2 क्या होगा, रिटर्न होगा इधर, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर चेंजेस चलेंगे। अब ऐसी घटना क्यों घटती है, आप जानते हैं, डिफ्यूजन के कारण, क्योंकि जो आपका ब्लड है, इस ब्लड में O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन होगा, और ये टिश्यू में चला जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन,
ठीक है। और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसलिए टिश्यू से होकर के कहाँ पे जाएगा, आपके ब्लड में चला आएगा। ठीक है ना। ये ऑक्सीजन और इन कार्बन डाइऑक्साइड में जो कंसंट्रेशन है, प्रेशर कंसंट्रेशन का डिफरेंस है गैस का, क्या लेते हैं, पार्शियल प्रेशर मेजर किया जाता है। लिक्विड होता है तो उसका कंसंट्रेशन लेते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द टिश्यू सेल्स and carbon dioxide is very less in the capillaries. So carbon dioxide move towards the capillary and thus oxygen is moved towards the tissue because oxygen is more in the capillary than tissue. Comparing blood vessels. कंपेयरिंग ब्लड वेसल्स। अब आप यहाँ देखिए आर्टरी हैं, वेन है और कैपिलरी, तीनों को लेके दिखाया गया है। ये माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटा होता है कैपिलरी। ठीक है। और ल्यूमेन भी इसका उसी अनुपात में छोटा होगा, इतना छोटा होता है कि इससे एक ही लेयर जो है आपकी सिर्फ क्रॉस हो सकती है आरबीसी के, ऐसा आपने पहले देखा है। और वेन का जो ल्यूमेन होता है सबसे लार्जेस्ट होता है और फिर आर्टरी का है। ठीक है ना। अब कंपेरिजन ये है ल्यूमेन का। इसके बाद वाल्स कितनी पाई जाती हैं उसका भी डिफरेंस देखिए। जो सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली होती है, जिसको एंडोमेम्ब्रेनस कह सकते हैं। ठीक है। इसका एक अन्य नाम जो कि मेडिकल टर्म यूज होता है तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको भी, ट्यूनिका इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद बाहर की तरफ, फिर इसके बाद जो टिश्यू है, इस टिश्यू का नाम क्या है, में जो यहाँ पे आपने पढ़ा था, दिखा रहे हैं, मसल्स लेयर्स थी। ठीक है। ये यहाँ पर देखिए मिडिल लेयर जो था ये स्मूथ मसल सेल्स और इलास्टिक फाइबर से बना हुआ था। ठीक है। और सबसे बाहर की तरफ यहाँ क्या दिखाया गया है, कोलेजन फाइबर। और अंदर की तरफ जो एंडोथेलियल सेल हैं, इन्हीं का नाम आपने देखा क्या है, एंटेरिका नाम था। ठीक है ना। तो ट्यूनिका इंटेरिका क्या है, या इंटरना भी कहते हैं, इंटेरिका या इंटरना INTIRNA। ठीक है। इंटरना। और ये फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है। जो क्या करती है, इसको बांध करके किसके साथ जोड़ती है, जो नीचे वाली मसल्स है। और वो मसल्स क्या है, आपने देखा कि मध्य में पाई जाने वाली आपकी विशेष रूप से जो एक कहते हैं स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है। स्मूथ मसल्स यहाँ पर पाई जाती हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे और स्मूथ मसल्स के नीचे भी जो लेयर है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, तो ये वही हो गया आपका मध्य वाली लेयर। और फिर सबसे बाहर की तरफ जो लेयर है, जो किसकी बनी हुई थी, कोलेजन की बनी हुई थी, कोलेजन की बनी हुई थी, उसका नाम यहाँ पर दिया गया है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और ट्यूनिका मीडिया क्या है, जो मध्य वाली लेयर थी, जिसमें आपने पढ़ा था सबसे पहले मसल्स लेयर कह लीजिए इसको, और प्लस इसी में जोड़ रखा था आपने इलास्टिक प्रोटीन, जिसको हम बोले थे वहाँ पे क्या, इलास्टिन पाया जाता है, किस में, आर्टरी के केस में। और ये मसल्स कैसी थी बेटा, स्मूथ मसल्स थी। एक ऐसी मसल थी, स्मूथ मसल्स थी। ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों को मिला करके यहाँ पे नाम दिया गया है ट्यूनिका मीडिया। ठीक है। और इसके बाहर जो कोलेजन की लेयर है, उसको क्या नाम दिया गया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। तो ये क्या है, कोलेजन है। ठीक है ना, कोलेजन लेयर है। ठीक। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है आपका ट्यूनिका मीडिया, जो कि मस्कुलर लेयर है, इससे जोड़ने का काम करता है किसको, एंडोथेलियम सेल्स को। ठीक है। जो एंडोथेलियल सेल है, इससे जोड़ने का काम करता है। और सबसे अंदर की तरफ की जो लेयर होगी, वो क्या होगी बेटा, एंडोथेलियम लेयर है, जिसका एक नाम और है ट्यूनिका इंटेरिका। ठीक है। ट्यूनिका इंटेरिका।
ठीक है, तो ये तो हो गया आपका वेन, सॉरी आर्टरी। और वेन में आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ये जुड़ा हुआ आपका वाल्व, जिससे आप इजीली वे में इसको पहचान सकते हैं और इसका ल्यूमेन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर भी घटनाएं वैसी ही हैं। ठीक है, अंदर की तरफ आपका जो है ट्यूनिका इंटरना होगा। ठीक है, बाहर की तरफ आपका ट्यूनिका एडवेंटिशिया होगा और फिर मध्य में ट्यूनिका मीडिया होगा, लेकिन इसमें इलास्टिन प्रोटीन बेहद ही कम पाई जाएगी, जो कि आपको पहले बताया गया है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर पाई जाएगी बहुत ही हल्की। बेसमेंट मेम्ब्रेन और सिर्फ एंडोथेलियम लेयर प्रेजेंट होती है सिर्फ कैपिलरी में, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। जो कैपिलरी को बनाया गया इसमें सिर्फ दो ही चीज़ आप देख रहे हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस एंडोथेलियम सेल्स। ठीक है, क्या है ये एंडोथेलियल सेल है और क्या है सिर्फ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, एंडोथेलियम लेयर और बेसमेंट मेम्ब्रेन ही सिर्फ यहाँ पर पाई जाती हैं। ये मेजर डिफरेंस था। अब अगली क्लास में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और ये पंप है, कैसे काम करता है, इस कहाँ पाया जाता है और कैसे वर्क करता है, इन सब चीज़ों को अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। थैंक यू।